वेलकम। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कैपिटल स्ट्रक्चर की, ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर की और फैक्टर इफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर की। आज हम बात करेंगे नेट इनकम अप्रोच की। दिस अप्रोच इज गिवन बाय ड्यूरेंट। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, एक फर्म अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंज करके अपने फर्म की कॉस्ट ऑफ कैपिटल और वैल्यू ऑफ फर्म को चेंज कर सकती है। अर्थात कैपिटल स्ट्रक्चर जो है फर्म की वैल्यू ऑफ फर्म को प्रभावित करता है और फर्म की मार्केट वैल्यू को प्रभावित करता है। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, increased use of debt will decrease the cost of capital and increase the value of firm। यदि एक फर्म अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट की मात्रा बढ़ाती है तो उसके कारण उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होती जाएगी और वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ती जाएगी। यह अप्रोच कुछ मान्यताओं पर आधारित है। ये मुख्य हमने 4 मान्यताओं की यहां पे बात की है, अजम्पशंस की यहां पे बात की है। इन्हें हमने एक फिगर से स्टडी किया है। इस फिगर में यू कैन सी कि जो डिग्री ऑफ लीवरेज है, जो डेट के यूज को दिखाता है, उसको हमने एक्सिस पर दिखाया है और जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसको हमने वाई एक्सिस पे दिखाया है। जो फर्स्ट असम्पशन ये है कि देयर आर ओनली 2 सोर्सेस ऑफ फाइनेंस और लॉन्ग टर्म फंड्स। आप केवल 2 ही सोर्सेस से लॉन्ग टर्म फंड्स इकट्ठे कर सकते हैं, डेट और इक्विटी। कैपिटल स्ट्रक्चर में या तो डेट होगा या तो इक्विटी होगा। वास्तविकता में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स और रिटेन्ड अर्निंग से भी आप पैसा ले सकते हैं, पर हम यहां पे ये मान के चल रहे हैं कि केवल 2 ही सोर्सेज हैं, डेट और इक्विटी। इसीलिए हमने 2 ही कॉस्ट यहां पे दिखाई है, केई और केडी। केई कॉस्ट ऑफ इक्विटी को दिखा रहा है, केडी कॉस्ट ऑफ डेट को दिखा रहा है। दूसरी असम्पशन ये है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेट में कॉस्ट ऑफ डेट सस्ता होता है, उसकी लागत कम होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सामान्यतः कॉस्ट ऑफ इक्विटी ज्यादा रिटर्न कॉस्ट, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, क्योंकि वो ज्यादा रिस्क बेयर करते हैं इसलिए वो ज्यादा रिटर्न मांगते हैं। इसीलिए कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो है कॉस्ट ऑफ डेट से ज्यादा होती है। थर्ड अजम्पशन ये है कि जो यूज ऑफ डेट कंटेंट है, यदि एक फर्म जो है अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में ज्यादा डेट यूज करती है तो उसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी रिस्क परसेप्शन चेंज नहीं होगी। सामान्यतः ये होता है कि जैसे जैसे हम एक फर्म के कैपिटल स्ट्रक्चर में ज्यादा डेट यूज करते जाते हैं तो वो फर्म का कैपिटल स्ट्रक्चर ज्यादा रिस्की हो जाता है और जो फर्म जब उसको पैसे की जरूरत होती है, अगर वो ज्यादा डेट यूज करती जा रही है तो उसको फंड प्रोवाइडर पैसा देने के लिए एक हायर रेट मांगते हैं क्योंकि उस फर्म में रिस्क ज्यादा हो गया है। पर हमने यहां पे मान लिया है कि आप जितना मर्जी डेट अपनी फर्म में यूज करिए, उसका प्रभाव जो इन्वेस्टर्स हैं उनके रिस्क पर नहीं पड़ता है, रिस्क परसेप्शन पर नहीं पड़ता है। और इसीलिए आप ये देखिए यहां पे केई और केडी दोनों लाइनें जो हैं वो हॉरिजॉन्टल हैं एक्स एक्सिस के। ये दिखा रही हैं कि रिस्क परसेप्शन जो है इन्वेस्टर्स की वो चेंज नहीं होगी। नेट इनकम अप्रोच को हमने यहाँ फिगर से स्टडी किया है। यहां हम देख सकते हैं कि यदि एक फर्म जो है वो 0% डेट यूज कर रही है, कोई भी डेट यूज नहीं कर रही है, सारे का सारा पैसा इक्विटी से ले रही है, तो उसकी कॉस्ट जो है वो कॉस्ट ऑफ इक्विटी के बराबर होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक फर्म को 10 लाख रुपए की जरूरत है और सारे का सारा पैसा उसने इक्विटी से लिया, तो उसकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल उतनी ही होगी जितनी कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, दैट इज 10%। और जैसे जैसे फर्म जो है वो अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट कंटेंट को बढ़ाती जाती है, जैसा कि इस फिगर से क्लियर है कि डेट कंटेंट बढ़ रहा है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो रही है और वैल्यू फर्म बढ़ती जाती है। इस अप्रोच के अनुसार जैसे जैसे आप ज्यादा डेट यूज करते जाएंगे, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होती जाएगी और वैल्यू फर्म बढ़ती जाएगी, जो इस फिगर से बिल्कुल क्लियर है। एक एग्जांपल भी हमने यहां पे लिया है। हमने पहले लिया कि 10 लाख रुपए की जरूरत है, सारे का सारा हमने इक्विटी से लिया तो 10% कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी। पर यदि आधा पोर्शन 50% हमने इक्विटी से लिया, 50% डेट से लिया,
तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहां पे हमने निकाला है, इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर, दैट इज 7.5। इट मींस अगर हम अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में कैपिटल में डेट का पोर्शन बढ़ा रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% से कम होकर 7.5% हो जाती है। नो, जो आपका क्वेश्चन है वो ये है कि ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा इस अप्रोच के अनुसार। इस अप्रोच के अनुसार ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर उस समय होगा जब फर्म का डिग्री ऑफ लीवरेज 1 होगा। डिग्री ऑफ लीवरेज 0 होने का मतलब ये है कि फर्म कोई भी डेट यूज नहीं कर रही है, और डिग्री ऑफ लीवरेज 1 होने का मतलब ये है कि फर्म 100% जो पैसा है वो डेट से ले रही है। उदाहरण के लिए यदि फर्म को 10 लाख रुपए की जरूरत है और वो सारे का सारा पैसा डेट से लेती है तो इसकी कॉस्ट ऑफ डेट 5% होगी, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी 5% होगी। इट मींस कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है दैट इज मिनिमम और वैल्यू ऑफ फर्म मैक्सिमम होगी। अतः ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर उस पॉइंट पे होगा जब फर्म 100% डेट का यूज करती है। अगर हमें यहाँ पे वैल्यू ऑफ फर्म निकालना है तो वैल्यू फर्म कैसे निकालेंगे? वैल्यू ऑफ फर्म का मतलब है मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म। मार्केट वैल्यू, एक फर्म की वैल्यू का मतलब होता है उस फर्म में टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी की गई है, और अगर हमें टोटल इन्वेस्टमेंट देखनी तो हम उसकी टोटल एसेट्स देखेंगे, और टोटल एसेट्स सदा बराबर होती है टोटल लाइबिलिटीज से, और टोटल लाइबिलिटीज में टोटल फंड्स आते हैं। और यहाँ पे हमने मान लिया कि टोटल फंड जो केवल दो जगह से आएंगे, या तो इक्विटी से या तो डेट से। इट मीन्स अगर हमें वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी है तो हम मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी और मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, यदि इन दोनों को जोड़ देते हैं तो मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म निकल जाएगी। तो क्वेश्चन में यदि मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी नहीं दी है तो उसको हम निकाल सकते हैं। उसको निकालने का फॉर्मूला होगा, अब यहां से ही नाम इस अप्रोच का पड़ा है, नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। नेट इनकम कैसे निकलेगी? दैट इज द इनकम विच इज अवेलेबल फॉर द इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे है, मान लीजिए आपने 100 रुपये बैंक में जमा करवाएं, 10% आपको ब्याज मिलेगा, तो आपकी रिटर्न कितनी होगी? 100 मल्टीप्लाई बाय 10%। अगर रिटर्न निकालनी है तो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट को आप रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू निकालनी है आपने। अब आपको वैल्यू कितने रुपए लगाए, यदि आपको 10 रुपये मिले 10% पर एक साल के बाद कितने रुपए हम लगाएं, उसकी वैल्यू कितनी हो, तो दैट विल बी 10 डिवाइड बाय 10%, 100 निकल जाएगी। तो बोलने का मतलब यह है कि अगर हमें रिटर्न दी है तो हम वैल्यू निकाल सकते हैं, वैल्यू दी है तो रिटर्न निकाल सकते हैं। तो यहां से सबसे पहले हम ये देखेंगे कि नेट इनकम की कंप्यूटेशन कैसे होती है। सेल्स में से हम वेरिएबल कॉस्ट लेस करते हैं, कंट्रीब्यूशन निकलता है, कंट्रीब्यूशन में फिक्स कॉस्ट लेस कर देते हैं। नेट ऑपरेटिंग इनकम, नेट ऑपरेटिंग इनकम का दूसरा नाम होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसमें से आप इंटरेस्ट लेस कर देते हैं, दैट उसके बाद जो बता है दैट इज अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। देखिए हम यहां चलेंगे मेन नेट ऑपरेटिंग इनकम से। नेट ऑपरेटिंग इनकम अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और टैक्स, ये आपकी मान लीजिए 15 रुपए है। तो सबसे पहले हम जो पेमेंट करेंगे वो करेंगे डिवेंचर होल्डर की। मान लीजिए यहाँ पे 100 रुपए के डिवेंचर है, 5% उनका रेट ऑफ रिटर्न है, तो 100 मल्टीप्लाई 5 हम 5 रुपए उनको दे देंगे। सबसे पहले पेमेंट डिवेंचर होल्डर को की जाती है, तो 15 माइनस 5, अब ये 10 रुपीज रह गए, दैट इज द नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसके ऊपर हमने टैक्स लगाना है, पर क्योंकि हम यहाँ एक अजम्पशन लेके चल रहे हैं, फोर्थ अजम्पशन, दैट इज देयर इज नो टैक्सेस, तो यहाँ हम कोई भी टैक्स जो गवर्नमेंट को नहीं दे रहे हैं, तो 10 रुपीज के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, तो ये 10 रुपीज के 10 रुपये ही आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिल जाएंगे। तो इसको बोलते हैं नेट इनकम। अब नेट इनकम को निकालने का फार्मूला क्या हो गया? नेट ऑपरेटिंग इनकम माइनस इंटरेस्ट, अगर हमें नेट इनकम निकालनी है। और यदि हमें यहां से इक्विटी की वैल्यू निकालनी है तो वही बात है, रिटर्न दी है तो वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 10 आपकी रिटर्न है, 10% हम यहाँ पे रेट मान के चल रहे हैं, तो 10 डिवाइड बाय 10% दैट इज 100 रुपए की इक्विटी यहाँ पे लगी हुई है। तो यहाँ पे अगर नेट इनकम निकालनी है तो नेट ऑपरेटिंग इनकम में से इंटरेस्ट को लेस कर दो, और अगर आपको इक्विटी की वैल्यू निकालनी है वही फॉर्मूला, नेट इनकम डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी कर दीजिए। अच्छा, इसी में हमें पूछा जाएगा कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकलेगी। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब हो गया टोटल फंड्स। टोटल फंड्स दो तरह के, इक्विटी और डेट को, तो इक्विटी और डेट को मिला के ये 15 रुपीज मिलेंगे। ये जो 15 रुपीज है ये मिलेंगे इक्विटी और डेट को। तो ये आपकी होगी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये 15 रुपए मिलेंगे। टोटल वैल्यू कितनी होगी? इक्विटी और डेट को मिला के 200 रुपए वैल्यू बन रही है। 15 डिवाइडेड बाय 200 दैट इज 7.5%। तो अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए बोला होगा तो इस फॉर्मूले को यूज कर लेंगे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय वी। और यदि आपको
मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालना है तो नेट इनकम डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी कर लेंगे। तो यही फॉर्मूला आपका यहाँ पे था, इस फॉर्मूले को मैंने यहाँ पे समझा दिया आपको, नेट इनकम डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ये अभी हमने किया 10 डिवाइड बाय 10%। अब हम इससे आगे बात करेंगे क्वेश्चंस की, वहां से आपको, और ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मूला हो गया EBIT डिवाइड बाय V। अभी हमने इसको समझा 15 डिवाइड बाय 200 दैट इज 7.5%। चलिए एक क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। नेट ऑपरेटिंग इनकम 1 लाख है, कोई डेट है नहीं, इसका मतलब कोई इंटरेस्ट पे नहीं करना पड़ेगा। यही इनकम नेट ऑपरेटिंग इनकम में से डेट वालों को कुछ नहीं दिया, तो ये इनकम हो गई नेट इनकम विच इज अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ये नेट इनकम आ गई। इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट 10% है, तो सबसे पहले मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल लेते हैं। नीचे नेट इनकम 1 लाख हो गई, इक्विटी कैपिटलाइजेशन रेट आपका 10% हो गया, 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए आपकी आ गई मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी। अब मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म निकालना है तो इसमें हमें जोड़ना होगा मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, क्योंकि डेट है नहीं, तो ये 10 लाख का 10 लाख ही आपका मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म हो गया, 10 लाख रुपए। अब आगे आप देखें कैलकुलेशन ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो फॉर्मूला वही है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ फर्म। तो आपकी यहाँ पे नेट ऑपरेटिंग इनकम 1 लाख है, EBIT को नेट ऑपरेटिंग इनकम बोलते हैं, डिवाइडेड बाय 10 लाख दैट इज 10%। अब यहाँ पे हमने डेट कंटेंट जो है वो 2 लाख रुपए से बढ़ा दिया है, हमने इक्विटी को रिप्लेस कर दिया है डेट से। तो डेट आपका इस क्वेश्चन में, दूसरे एग्जांपल, नेट ऑपरेटिंग इनकम 1 लाख ही है, डेट जो है वो 2 लाख का हो गया, 5% इंटरेस्ट इसका बनता है, इसका मतलब 2 लाख डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 5% दैट इज 10,000 का इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। तो आपका नेट ऑपरेटिंग इनकम 1 लाख में से 10,000 रुपए लेस कर देंगे तो आपकी 90,000 नेट इनकम बच जाएगी। नेट इनकम 90,000 है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी 10% है, तो आपकी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी हो गई 9 लाख। और मार्केट वैल्यू ऑफ डिवेंचर, ये आपको 2 लाख रुपए यहाँ दिए हैं, अलग से अगर मार्केट वैल्यू नहीं दी है तो हम इसी को 2 लाख को मार्केट वैल्यू मान लेंगे। 9 लाख प्लस 2 लाख ये 11 लाख हो गई। तो अब आप देखेंगे जब हम पूरा डेट, हम पूरे का पूरा पैसा इक्विटी से ले रहे थे तो मार्केट वैल्यू जो थी वो 10 लाख थी, जैसे ही हमने डेट का कंटेंट बढ़ाया तो मार्केट वैल्यू 11 लाख हो गई। अब अगर आपको ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वो यहाँ पे 1 लाख रुपए है, वैल्यू ऑफ फर्म यहाँ पे 10 लाख रुपए है, तो ये कितनी होगी, वैल्यू ऑफ फर्म पीछे चले गए हम, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने निकालनी है आपकी। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे आपका यहाँ पे जो आपका नेट ऑपरेटिंग इनकम है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, ये आपकी 1 लाख रुपए है और वैल्यू फर्म 11 लाख रुपए है। तो अब यहाँ पे 1 लाख को हम 11 लाख से डिवाइड कर देंगे तो ये आपका 9.09 हो जाएगी। इट मीन्स जो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जैसे हम डेट बढ़ा रहे हैं, 2 लाख रुपए का डेट यूज कर रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो रही है और वैल्यू फर्म 10 लाख से 11 लाख हो रही है। तो अभी तक जो बात हमने की, आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। आई होप कि ये सारी बात आपको क्लियर हो गई। ये अप्रोच डूरेंट ने दी थी। और कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो वैल्यू फर्म को प्रभावित करता है, और एक फर्म का ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर वो होता है जहां पे फर्म मैक्सिमम डेट यूज कर रही है, 100% डेट यूज कर रही है। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया है। स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू वेरी मच।